नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन ब्लॉग्स एलकेओ। कल के वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि अभी अनंत नगर योजना की बुकलेट नहीं आई है और इसकी सारी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। जल्दी ही बुकलेट मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं बाकी की जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो देखिए, मेरे पास यह जानकारी आ चुकी है और यह बुकलेट है जिसका बुकलेट नंबर ऊपर दिया गया है 10/429 और रेरा अप्रूव्ड ऊपर लिखा हुआ है। यह अनंत नगर योजना का बुकलेट है जिसमें सारे नियम कायदे कानून दिए गए हैं कि किस तरीके से प्लॉट बुक करना है और किसको किसको प्लॉट मिलेंगे। यह जो अनंत नगर योजना है, यह मोहान रोड योजना के नाम से भी जानी जाती है। आप लोगों ने इससे पहले मोहान रोड योजना के नाम से ही इसको जाना होगा या सुना होगा और इसको एजुकेशन सिटी भी कहा जाता रहा है। तो अभी यह योजना लॉन्च हो गई है अनंत नगर योजना के नाम से, जो मोहान रोड पर है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में। तो अगर आपको यहाँ पर प्लॉट लेना है, बुकिंग करनी है, तो उसके लिए यह बुकलेट है और यह वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप अनंत नगर योजना में किस तरीके से प्लॉट बुक कर सकते हैं और कितने बड़े प्लॉट हैं, क्या रेट है, किसको छूट मिली है, किसके लिए आरक्षण है, क्या है, सारी जानकारी संपूर्ण रूप से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप जा सकते हैं वीडियो छोड़ करके। अगर आपके पास समय है, इस योजना में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे अपडेट्स सबसे पहले आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहें तो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह अनंत नगर योजना है और यह पंजीकरण पुस्तिका है। यहाँ पर इन्होंने स्लोगन दिया है, अपना घर अपनी पहचान। लखनऊ विकास प्राधिकरण की यह योजना है और नीचे इन्होंने अपना स्लोगन दिया है, विकास का आधार, विकास का वास्तुकार। विवरण पुस्तिका है, बुकलेट नंबर यहाँ पर 10/429 दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने एलिवेशन दिए हैं, यानी कि इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले पंजीकरण की अवधि दी गई है। पंजीकरण की अवधि है 4/4/25 से 3/5/25 तक, यानी कि आप 4 अप्रैल 2025 से 3 मई 2025 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण हेतु पात्रता दी गई है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि जिस दिन आप आवेदन कर रहे हैं और अपने नाम से आवेदन कर रहे हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। दूसरी पात्रता की शर्त है कि आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए। अप्रवासी भारतीय आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत के नागरिक और जो अप्रवासी भारतीय हैं वह दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तीसरी शर्त यहाँ पर दी गई है, आवेदक या उसके परिवार के पास लखनऊ विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनी में कोई अपना भूखंड भवन नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड या भवन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, परिवार का मतलब भी दिया गया है। परिवार का तात्पर्य आवेदक, उसके पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे हैं, यानी परिवार में आपके जो जोड़ा जाएगा, आप पति पत्नी या आपके जो बच्चे हैं जो अवयस्क हैं उनको जोड़ा जाएगा, ये परिवार में जोड़े जाएंगे। इनके पास में लखनऊ विकास प्राधिकरण की किसी योजना लखनऊ में या आवास विकास परिषद की किसी योजना में जो लखनऊ में हो, या कोई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट या किसी स्थानीय निकाय या कोई सहकारी समिति, आवास सहकारी आवास समिति है, उसके द्वारा विकसित कॉलोनी में अपना भूखंड भवन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी जिले में इनमें से किसी के द्वारा आवंटित कोई एक से अधिक भवन या भूखंड नहीं होना चाहिए। यह यहाँ पर क्लियर हो गया। बाकी आपको कोई और समस्या होती है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद में यही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में दी गई है। फिर यहाँ पर दिया गया है 3 नंबर पर, भूखंडों का मूल्य एवं पंजीकरण धनराशि। तो यहाँ पर देखिए, ये दिया गया है कि किस टाइप के यहाँ पर प्लॉट्स हैं और वहाँ पर क्या पैसा आपको देना है। कुल यहाँ पर 6 कॉलम बनाए गए हैं। 6 कॉलम में यहाँ पर दिया गया है भूखंड श्रेणी, यानी भूखंड की क्या श्रेणी है, भूखंड श्रेणी संख्या दिया गया है, यानी कि ए टाइप के 19 प्लॉट हैं जो 450 स्क्वायर मीटर के प्लॉट हैं और जिनका रेट है 41,150 रुपये स्क्वायर मीटर।
अनुमानित मूल्य ये दिया गया है, उसके साथ में पंजीकरण धनराशि ये दी गई है जो 5% है। जो यह मूल्य है इसका टोटल 5% यहाँ पर दिया गया है। बाकी का जो भुगतान है यह आपको बाद में करना है, वो आगे चल के मैं वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से भुगतान करना है। फिर बी टाइप के 105 प्लॉट हैं जो 288 स्क्वायर मीटर के हैं, उनकी भी कीमत सेम है। उसके बाद में यह उनकी अनुमानित मूल्य दिया गया है कि लगभग इतने का यह पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर भी पंजीकरण धनराशि है। यह सारा कुछ है, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टोटल कितने प्लॉट हैं यह मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देख लीजिएगा कि कौन कौन सा प्लॉट है और क्या क्या इसका क्षेत्रफल है, क्योंकि ये सब अगर मैं बताऊंगा यहाँ पर तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा और ज़्यादा लंबा वीडियो आप लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। तो टोटल 334 प्लॉट हैं, जिसमें आप अगर कैटेगरी वाइज आप देखें तो ए टाइप के 19 प्लॉट हैं, बी टाइप के 105 प्लॉट हैं, सी टाइप के 50 प्लॉट हैं, डी टाइप के 39 प्लॉट हैं और ई टाइप के 121 प्लॉट हैं। जिसमें सबसे छोटा आपका ई टाइप वाला है जो 121 प्लॉट है। रेट सबका सेम है, जो स्क्वायर मीटर का रेट दिया गया है वह सबका सेम है। तो सबसे छोटे प्लॉट यह हैं, आप देख सकते हैं। छोटे प्लॉट भी हैं और बड़े प्लॉट भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सूचना दी गई है, उपरोक्त दरों में 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा। यानी कि यह जो कीमत दी गई है इसके अलावा आपको 12% और देना होगा जो फ्री होल्ड शुल्क है। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर पर, भूखंडों की संख्या अनुमानित है एवं घट बढ़ सकती है। तो यानी कि यह जो प्लॉट दिए गए हैं यह अभी घट बढ़ भी सकते हैं। तीसरे नंबर पर दिया गया है, उपलब्ध भूखंड योजना के आदर्श खंड में स्थित है। यानी कि जो आदर्श खंड है उसमें यह प्लॉट आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है, आवेदक द्वारा पंजीकरण धनराशि 5% जमा करनी होगी। आरक्षित वर्ग के लिए पंजीकरण धनराशि 2.5% होगी। आवंटन के पश्चात अवशेष धनराशि 9% वार्षिक ब्याज सहित 8 त्रैमासिक किस्तों में देय होगी। यानी कि अगर आपको यहाँ पर लॉटरी में आवंटन हो जाता है, लॉटरी आपके नाम की निकल आती है, तो आपको 9% का यहाँ पर ब्याज देना पड़ेगा और यह 8 किस्तों में कुल पैसा आपको देना होगा। उसके बाद में दिया गया है, देय धनराशि की किस्तें समय से जमा न किए जाने की स्थिति में 11% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर पर दंड ब्याज देय होगा। यानी कि अगर आप कोई किस्त में लेट करते हैं या डिफॉल्ट करते हैं तो आपके ऊपर 11% का चक्र वृद्धि ब्याज लगाया जाएगा, आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। उसके बाद में दिया गया है, कॉर्नर संपत्ति पर 10%, पार्क फेसिंग में 5% तथा 18 मीटर रोड व उससे अधिक चौड़ी पर 10% अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी आवंटन में तीनों गुण हो तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 20% अधिक देय होगा। अगर कॉर्नर है तो 10%, पार्क है तो 5%, 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी रोड है तो 10%। यह 3 अलग अलग कैटेगरी में आपके ऊपर यहाँ पर पीएलसी लगाया गया है। अगर कोई एक होता है तो 10% की, अगर कोई 3 चीज़ें आपके प्लॉट के सामने मिलती हैं तो आपको 20% देना होगा, 2 चीज़ें हैं तो 15% या आपको 20% देना पड़ सकता है कम से कम। तो यहाँ पर पीएलसी जो लगी है वह 10%, 5% और 20%, यह इतनी पीएलसी भी आपको देनी पड़ सकती है। चौथे नंबर पर यहाँ पर छूट की बात की गई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो 4 नंबर पर छूट है और इसमें लिखा है, ऑनलाइन आवंटन पत्र डिजिटली हस्ताक्षर होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अवशेष संपूर्ण धनराशि का भुगतान करने पर 75% धनराशि पर 5% की छूट होगी। यानी कि इसमें फ्री होल्ड धनराशि को छोड़ करके जो पैसा है आपका भूखंड का मूल्य है उसमें 5% की छूट होगी। अगर आपके नाम पर लॉटरी हो जाती है, 60 दिन के अंदर आप प्लॉट का पूरा पेमेंट कर देते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। लेकिन इसमें जो फ्री होल्ड वाला पैसा है उस पर यह छूट नहीं होगी। साथ में लिखा गया है, आवेदक द्वारा धनराशि जमा करते समय यह छूट अपने स्तर से नहीं घटाई जानी चाहिए। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि जो पूरा पैसा आपको 60 दिन के अंदर जमा करना है उसमें 5% काट करके आपको खुद से ऐसा नहीं करना है कि 5% काट करके आप पैसा जमा कर दें। छूट की धनराशि को अंतिम गणना के समय देय अन्य मदों में समायोजित किया जाएगा। यानी कि आपको पैसा पूरा जमा करना है, जो 5% की छूट है वह छूट आपको जो और पैसा कोई अन्य मद में आपसे अगर लेते हैं तो उसमें
आपको छूट दी जाएगी, यानी कि पैसा आपको पूरा जमा करना है। 5% की जो आपके लिए छूट है वह बाद में यह एडजस्ट करेंगे। 5वें नंबर पर दिया गया है आवंटी आवेदक की मृत्यु की दशा में, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिसने लॉटरी में भाग लिया है, यहाँ पर अप्लाई किया है और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसको पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखंड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर नामांतरित कर दिया जाएगा। यानी कि आपके नाम पर अगर कोई आवंटन हुआ है या आपने पैसा जमा किया है, पंजीकरण कराया है और ऊपर वाला ना करे आपके साथ में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो आपके जो उत्तराधिकारी हैं उनको यह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, आपका पैसा या भूखंड आप उनके नाम पर कर दिया जाएगा। कुछ पेपर वर्क ये आपसे मांगेंगे, वो पेपर आपको देने पड़ेंगे, जो ज़रूरी कागजात होते हैं। उसके बाद में यह आपको वह प्रॉपर्टी अलॉट कर देंगे या आपका जो पैसा जमा है वह वापस कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि को आरक्षण मिलेगा, वह डिटेल यहाँ पर दी गई है, जिसमें क्रम संख्या दिया गया है 1 से लेकर 9 तक और ये कैटेगरी दी गई हैं। अनुसूचित जाति जो है उनको 21% का यहाँ पर आरक्षण है। अनुसूचित जनजाति हैं उनको 2% का यहाँ पर आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण है। विधायक, सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 5% का है। 5वें नंबर पर दिया गया है सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं में सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। तो अगर आप सरकारी सेवक हैं या कोई सरकारी नौकरी करते हैं और आपकी 50 वर्ष की आयु पूरी हो गई है तो आपके लिए 5% का यहाँ पर आरक्षण है। और उसके बाद में दिया गया है विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जल संस्थान, महानगर पालिका व स्थानीय निकाय, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी अगर हैं तो उनके लिए 2% का आरक्षण है। भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के लिए 3% का है। वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष के ऊपर हैं उनके लिए 10% का हॉरिजेंटल है और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 5% का हॉरिजेंटल आरक्षण यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में फिर यही चीज़ें इंग्लिश में दी गई हैं, किसी को इंग्लिश में पढ़ना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। उसके बाद में फिर यहाँ पर 7वें नंबर पर दिया गया है अपरिहार्य परिस्थितियों में भूखंडों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है तथा भूखंडों की संख्या घट बढ़ सकती है। यानी कि कोई ऐसी स्थिति वाद विवाद की आ जाती है तो जो प्लॉट हैं उनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, यह आप लोग ध्यान में रखें। तो उस स्थिति में जो नियम कानून लागू होंगे वही आप लोगों को बताएंगे, उसके हिसाब से ही काम होगा। 8वें नंबर पर दिया गया है भूखंड आवंटित होने के उपरांत विवादित होने की दशा में अन्य भूखंड नहीं दिया जाएगा एवं ऐसी स्थिति में आवेदक की जमा धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक के MCLR दर से साधारण ब्याज देकर वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर भूखंड विवादित हो जाता है, जो भूखंड आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर कब्जे को लेकर के विवाद हो जाए या आवंटन को लेकर के किसी तरीके का विवाद हो जाए या कोई समस्या आ जाती है तो आपको भूखंड या प्लॉट नहीं दिया जाएगा, आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। जो साधारण ब्याज दर है वह लगा करके उतना जो पैसा बढ़ेगा वो बढ़ा करके आपको पैसा वापस कर देंगे। 9 नंबर पर है आवंटन। आवंटन किस तरीके से होगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, 3 बातें बताई गई हैं जिसमें पहला है भूखंडों का आवंटन लॉटरी द्वारा आवेदकों के समक्ष किया जाएगा जिसकी सूचना पृथक से समाचार पत्रों में एवं प्राधिकरण की वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि जब लॉटरी होगी आप लोगों को बुलाया जाएगा और इसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से या वेबसाइट पर इनकी आपको दे दी जाएगी कि भाई फला डेट को लॉटरी होनी है, आप लोग आ जाएं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है लॉटरी का परिणाम सार्वजनिक रूप से प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड एवं विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तीसरे नंबर पर लॉटरी की तिथि से 15 कार्य दिवस के पश्चात डिजिटली साइंड आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट www.ldonline.co.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। पृथक से कोई आवंटन पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ये अगला पेज है, यहाँ पर लिखा है 30 मीटर रोड सेंक्शन, यानी कि 30 मीटर की रोड यहाँ पर है, यह दिखाया गया है। यह केवल दिखाने के लिए है, ओरिजिनल ऐसा नहीं होगा, यह ध्यान रखें। तो 10वें नंबर पर यहाँ पर पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लॉटरी तिथि से 3 माह में वापस किए जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
यानी कि अगर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया है और लॉटरी हो गई है और आपको यहाँ पर लॉटरी में प्लॉट अलॉट नहीं हुआ है, तो 3 महीने के अंदर अगर आपको पैसा वापस होता है तो उस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में लिखा गया है असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि 3 माह से अधिक समय के पश्चात वापस किए जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यानी कि अगर 4 महीने से ज़्यादा हो जाता है, आपको प्लॉट अलॉट नहीं होता है, यहाँ पर लॉटरी में आपका नाम नहीं आता है और आपका पैसा वापस कर रहे हैं ये लोग, अगर 3 महीने के अंदर एलडीए ने आपका पैसा वापस कर दिया तो कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और 3 महीने से अधिक अगर समय हो जाता है आपको आपका पैसा प्राप्त होने में, तो 4% का वार्षिक दर से आपको साधारण ब्याज भी ये देंगे। उसके बाद में दिया गया है यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखंड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है, तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय जीएसटी काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। यानी अगर लॉटरी में आपको प्लॉट मिल जाता है, उसके बाद में आप प्लॉट नहीं लेना चाहते हैं, आप कैंसिल कराना चाहते हैं अपना आवंटन, तो जो पंजीकरण धनराशि है, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय पैसा दिया था, उसमें से 20% पैसा काट लेंगे ये, प्लस जीएसटी काट लेंगे। उसके बाद में जो पैसा बचेगा वह आपको वापस कर देंगे, उसमें कोई ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में दिया गया है यदि आवंटी द्वारा 3 किस्तें लगातार जमा नहीं की जाएंगी तो बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु 2 के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज के धनराशि वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर आपको प्लॉट यहाँ पर आवंटित हो गया है, आपका लॉटरी में नाम आ गया है, आपको यहाँ पर किस्तें जमा करनी है, 3 किस्तें आपने लगातार नहीं जमा की, तो 20% की कटौती करेंगे प्लस जीएसटी की कटौती करेंगे, बाकी पैसा आपको वापस कर देंगे ये लोग और आपको वहाँ से बाहर कर देंगे, इस योजना से आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर किस्तें आपको जमा करनी है समय से। उसके बाद में दिया गया है 11वें नंबर पर तथ्यों को छुपाना। यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है, तो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन निबंधन अनुबंध निरस्त कर दे तथा आवेदक द्वारा जमा की गई संपूर्ण धनराशि को जब्त कर ले तथा अन्य कोई कानूनी कार्रवाई जो प्राधिकरण उचित समझे कर सकता है। यानी कि अगर यहाँ पर आपने कोई झूठ बोला है, कोई गलत यहाँ पर सूचना दी है, जानकारी दी है, अपने नाम पर प्लॉट अलॉट करा लिया है, तो यहाँ पर आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपका पूरा का पूरा पैसा जब्त हो सकता है और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी अलग से हो सकती है। तो जो नियम मैंने ऊपर बताए हैं कि किसको यहाँ पर अप्लाई करना है और किस तरीके से अप्लाई करना है, उसमें आप एकदम सही जानकारी दें कि आपके पास कोई प्लॉट या मकान नहीं है और जो आरक्षण संबंधित चीज़ें हैं कि जिस आरक्षण के आप हकदार हैं वही आरक्षण लें, उसमें भी ऐसा ना हो कि आप कुछ तथ्यों को छुपा करके गलत आरक्षण ले लें। ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो फिर आपके ऊपर यह कार्रवाई हो सकती है जो 11वें नंबर पर दी गई है। उसके बाद में दिया गया है 12 फ्री होल्ड शुल्क। प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखंड का निबंधन फ्री होल्ड भूमि के रूप में किया जाएगा, यानी कि जो प्लॉट आपको मिलेंगे वो फ्री होल्ड प्लॉट होंगे। उसके बाद में लिखा है भूमि मूल्य पार्क प्लस कार्नर प्लस 18 मीटर चौड़ी सड़क या इससे अधिक यदि हो सम्मिलित करके 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखंड के मूल्य में सम्मिलित नहीं होगा। यानी कि जो फ्री होल्ड शुल्क है वह आपसे अतिरिक्त जोड़ा जाएगा अगर यह कार्नर पार्क या 18 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ऊपर जो मैंने बताया था कि इतने परसेंट, 20%, 10% या 15% आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उस पर भी आपको 12% की जीएसटी लगेगी। यानी कि प्लॉट का जो मूल्य है उस पर आपको जीएसटी देना है प्लस 12% पीएलसी पर भी आपको जीएसटी देना होगा। यह चीज़ आप समझ लें, टोटल कैलकुलेशन कर लें कि आपके बजट में है या नहीं है, उसके बाद में ही आप यहाँ पर आवेदन करें। काफ़ी लंबी बुकलेट है और उसके बाद में 13वें नंबर पर दिया गया है भूखंड का कब्जा। तो यहाँ पर कब्जा कब मिलेगा आपको, इतना सारा पैसा देने के बाद में, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में। तो यहाँ पर लिखा गया है आवंटन तिथि के पश्चात भूखंड का मूल्य व अन्य मूल्यों का भुगतान करने के पश्चात निबंधन कर आवेदक को भूखंड का कब्जा रेरा द्वारा निर्धारित अवधि के अनुरूप दिया जाएगा। यानी कि जब सारा पैसा आप दे देंगे, आपके नाम पर रजिस्ट्री वगैरह हो जाएगी, तो रेरा की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आपको ये कब्जा दे देंगे, ऐसा इनका कहना है। कोई टाइम यहाँ पर नहीं इन्होंने बताया है। उसके बाद में लिखा है निबंधन अनुबंध इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि जो रजिस्ट्री वगैरह का खर्च होगा, जो स्टाम्प वगैरह होगा या कोई
कुछ और लगता है वह सब आपको ही देना है। 14 नंबर पर है भूखंड को बंधक रखने का प्राविधान, यानी कि अगर आप बैंक लोन लेना चाहते हैं तो क्या कंडीशन होंगी। आवंटी को लखनऊ विकास प्राधिकरण की अनुमति अनापत्ति से प्राधिकरण की देय धनराशि जमा करने हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए भूखंड बंधक रखने का अधिकार होगा, यानी कि अगर आपको वहां पर आवंटन हो गया है तो आप बैंक से लोन भी ले पाएंगे, यह आपके पास अधिकार होगा। 15वें नंबर पर दिया गया है कर शुल्क आदि की देयता। तो यहाँ पर लिखा गया है आवंटित भूखंड के संबंध में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, नगर निगम अथवा प्राधिकरण बोर्ड या अन्य किसी विभाग द्वारा लगाए गए समस्त कर आवेदक द्वारा देय होंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर कोई भी यहाँ पर अन्य संस्था या कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड कोई अन्य यहाँ पर आपके ऊपर टैक्स या कर लगाता है तो वह आपको देना होगा। प्राइवेट हम लोग रजिस्ट्री करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, तो हम लोग भी इस तरीके की शर्तें लिखते हैं। तो कई कस्टमर हैं या कई लोग हैं वह कहते हैं वह हम क्यों देंगे, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ इनके में भी लिखा गया है कि अगर रजिस्ट्री के बाद में कोई भी संस्था द्वारा कोई भी आपके ऊपर कर लगाया जाता है या कोई टैक्स लगाया जाता है तो वह आपको ही देना होगा। उसके बाद में लिखा है योजना में भूखंड के निबंधन के उपरांत योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तथा अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क प्लस जीएसटी का भुगतान आवंटी को करना होगा। यानी कि यहाँ पर जब यह योजना नगर निगम में ट्रांसफ़र की जाएगी, नगर निगम को हैंडओवर की जाएगी, तो यहाँ पर जो नगर निगम में म्यूटेशन कराने का शुल्क है और जीएसटी है वह भी आपको देना पड़ेगा। नगर निगम को योजना हस्तगत होने के पश्चात भी यदि कोई आवंटी भूखंड पर निर्माण नहीं करेगा तो उसे 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक दर से अनुरक्षण शुल्क अलग से देय होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है नगर निगम को योजना हस्तगत होने के पश्चात, यानी कि जब यह योजना नगर निगम को ये लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो उसके बाद में अगर आपने भूखंड पर निर्माण नहीं किया है या आप निर्माण नहीं करेंगे तो 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से आपको वार्षिक अनुरक्षण शुल्क अलग से देय होगा, यानी कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर आपको सालाना यहाँ पर अलग से देना पड़ेगा। 16वें नंबर पर दिया गया है अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें। तो भूखंडों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं मूल्य अनंतिम है। विकास निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित अन्य नियम व शर्तों तथा समय समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इसमें किए गए संशोधन परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे। किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा, यानी कि आपने अगर यहाँ पर प्लॉट ले लिया है, आपको आवंटन हो गया है, उसके बाद में भी जो नियम कानून शर्तें हैं लागू की जाएंगी तो वह आप पर भी लागू होंगी। उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया। तो पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका दिनांक 4/4/2025 से 3/5/2025 तक ₹1100 जीएसटी सहित का ऑनलाइन भुगतान www.ldonline.co.in से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर आवेदन फार्म भरा जा सकता है। आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, यानी कि आपको क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना है साथ में वह भी दिया गया है। आवेदक की फ़ोटो, आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड और स्कैन सिग्नेचर, और जो आपकी आरक्षण की श्रेणी है उसका प्रमाण पत्र, प्लस पंजीकरण पुस्तिका में दिए गए प्रारूप पर शपथ पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है। 18वें नंबर पर दिया गया है पंजीकरण पुस्तिका में संलग्न शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप पर आवंटन होने के पश्चात लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय के सिंगल विंडो काउंटर पर मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। यानी कि पंजीकरण पुस्तिका में जो आप शपथ पत्र अपलोड करेंगे उसकी मूल कॉपी आपको लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करनी पड़ेगी। 19वें नंबर पर दिया गया है आवेदक द्वारा जिस नाम से आवेदन किया जा रहा है उसी नाम का बैंक खाता विवरण अंकित किया जाएगा। यानी कि अगर आप अपने नाम से आवेदन कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट अपने नाम का ही वहाँ पर लगाएं। ऐसा ना हो कि आवेदन आपके नाम से है और बैंक अकाउंट आपने पापा के नाम का लगा दिया, मम्मी के नाम का लगा दिया, पत्नी या भाई के नाम का लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। 20वें नंबर पर दिया गया है आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। पूर्ण अथवा अधूरे भरे गए आवेदन पत्र
स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शासनादेश के अनुक्रम में भूखंडों का निबंधन पति एवं पत्नी नाम में संयुक्त रूप से किया जा सकता है। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पत्नी एवं पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप पति पत्नी संयुक्त नाम से यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं, ऐसा भी नियम है। और साथ में ये भी लिखा गया है, संयुक्त नाम से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किए जाएंगे। यानी कि अगर आप पति पत्नी संयुक्त नाम से आवेदन कर रहे हैं तो आप दोनों लोगों के सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होने चाहिए। उसके बाद में ये फॉर्म है जो आपको भरना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, यह आप देख करके भर लीजिएगा। और यहाँ पर घोषणा दी गई है, यह भी आप पढ़ लीजिएगा। यह इंग्लिश में फॉर्म है। उसके बाद में यह शपथ पत्र है, इसको भी आपको कायदे से भर के साथ में अपलोड करना है। और यहाँ पर ये नक्शा दिया गया है, यह नक्शा भी आप देख सकते हैं। बाकी इस योजना का पीडीएफ मैप आप मुझसे ले सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। वहाँ पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट भेजना होगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर मैं पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। यह बुकलेट और यहाँ का नक्शा पीडीएफ में दोनों चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। मुख्य स्थानों से यहाँ की दूरी दी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट की दूरी 10 मिनट है, आगरा एक्सप्रेसवे की दूरी 10 मिनट पर है, देवपुर पारा ग्रुप हाउसिंग 10 मिनट, शहीद पथ 15 मिनट, निकटतम मेडिकल कॉलेज 1 किलोमीटर, किसान पथ 2 किलोमीटर, आलमबाग बस स्टैंड 12 किलोमीटर और चारबाग रेलवे स्टेशन 15 किलोमीटर, अमौसी रेलवे स्टेशन 5 मिनट की दूरी पर है। बाकी यहाँ पर कौन कौन से खंड हैं उनकी जानकारी दी गई है, कौन सा खंड कहाँ पर है और वहाँ पर क्या क्या है, यह नक्शा दिया गया है। बाकी यहाँ पर कुछ संबंधित मोबाइल नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर मूल्य बताया गया है 1100 रुपये। 1100 रुपये यहाँ पर आपको जमा करने होंगे, उसके बाद में आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो यह छोटा सा वीडियो था। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। इस योजना से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं या मुझसे कुछ इसमें छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इससे ज़्यादा और लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।